नमस्कार एंड आई वेलकम यू ऑल टू ब्रेन स्टॉर्म ईडी। मैं हूं रुपेश कुमार मिश्रा और स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने प्यारे यूट्यूब चैनल पे। देखो, इस वीडियो में मैं क्या बात करने वाला हूं ये मैं पहले आप लोगों को बता देता हूं। आपने थंबनेल देख लिया होगा कि आप लोगों का जो क्वेश्चन पेपर है ना, उसका मैं एनालिसिस करूँगा कि आप लोगों को फिजिक्स में, मतलब जिनका सब्सिडियरी फिजिक्स होगा पार्ट 2 का फिजिक्स सब्सिडियरी, उसमें किस तरह के क्वेश्चंस आ सकते हैं, कितने मार्क्स का होता है, और एमसीक्यू ही होगा, ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव तो होगा नहीं, एमसीक्यू होगा। तो 75 में आप 60 प्लस तक कैसे स्कोर कर सकते हो, कैसे तैयारी करना है, कहाँ से क्वेश्चन तैयार करके जाना है, और जिस क्वेश्चन का आंसर आपको नहीं पता है तो उसमें आप कैसे तुक्का लगा के भी सही कर सकते हो। तो इसके रिगार्डिंग में मैं आज की वीडियो में टॉपिक पे चर्चा करने वाला हूँ। हर एक चीज़ को मैं डिटेल में बताऊंगा, स्टार्टिंग से लेकर वीडियो को एंड तक देखना है, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं जो बीच से स्किप करके निकल जाते हैं तो आपको समझ नहीं आएगा। मैं प्रयास करता रहता हूं कि हर एक पॉइंट को बहुत ही डिटेल में समझाऊं ताकि वो आगे चल के आपको परीक्षा में काफ़ी हद तक मजबूत करे, आपको मदद दे। वीडियो में आगे बढ़ूं उससे पहले जो लोग चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर बगल में बेल आइकन है उसे भी प्रेस करके रखें। आने वाले वीडियोस का नोटिफिकेशन अपडेट सबसे पहले मिलेगा। टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लेंगे, वहाँ पर वीडियो का नोटिफिकेशन जाता है सबसे पहले, यूनिवर्सिटी का अपडेट, नोट्स, मटेरियल वहीं पे शेयर किया जाता है। तो आप लोगों को टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लेना है। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं, देखते हैं क्या सब है। देखो, सबसे पहले थोड़ा हम लोग स्टूडेंट्स का कमेंट आ रहा था, उसके अकॉर्डिंग हम लोग 2021 का कुछ क्वेश्चन एनालाइज करेंगे। ठीक है, इसको आप देख लोगे तो हो सकता है इसमें से कम नहीं कुछ तो 40% क्वेश्चन भी मैच कर जाए। तो इसको थोड़ा ध्यान से देख लो, उसको शॉर्ट में थोड़ा मैं बता देता हूँ, और क्या क्या नया क्वेश्चन बन सकता है आप लोगों के लिए ये भी मैं बता दूंगा। ठीक है, ये पूरा आप डिटेल से समझोगे और उस हिसाब से अगर आप ओबे करोगे जैसा मैं बता रहा हूँ तो मुझे नहीं लगता है कि 60 प्लस लाना बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड टास्क हो जाएगा। बशर्ते आपको काम करना पड़ेगा मेरे हिसाब से, जैसा मैं बताता हूँ। अपना ज़्यादा दिमाग नहीं वहाँ पे खपत करना है। ठीक है, अब 2-3 दिन आपका परीक्षा का रह गया। टुडे इज़ 23 ऑफ दिसंबर और आपका परीक्षा है लगभग 26 को। 2 दिनों में आप क्या कर सकते हैं, हर एक चीज़ को मैं क्लियर करूँगा। चलिए, सबसे पहला क्वेश्चन देखो, जैसे 2021 का हो सकता है रिपीट करे। ऑप्टिकल पाथ के बारे में पूछ रहा है ना, ऑप्टिकल पाथ ऑफ अ रे ऑफ लाइट ऑफ लेंथ एल इन ए मीडियम ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू। तो सिंपल फार्मूला है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से पूछ रहा है। तो देखो, इसका आप देखोगे तो गेस्ट पेपर में सीधे आपको म्यू एल ये दिख जाएगा ऑप्शन, तो ए। तो इसे ऐसे मैं शॉर्ट में बता दे रहा हूँ, पता ही होगा आपको। अब देखो, फॉर्मेट प्रिंसिपल होल्ड्स गुड फॉर, तो इसका जो राइट ऑप्शन रिफ्रैक्शन होगा। देखो, रिफ्लेक्शन में भी प्रूफ करता है फॉर्मेट प्रिंसिपल और रिफ्रैक्शन में भी, लेकिन होल्ड्स गुड पूछ रहा है, किस में ज़्यादा बेहतर तरीके से फिट बैठता है। आप लोग कभी भी ऑब्जेक्टिव अगर सॉल्व करते हो तो आप लोगों से मेरा निवेदन है, इट्स माई रिक्वेस्ट कि प्रॉपरली पूरे क्वेश्चन को पढ़ोगे। क्वेश्चन पढ़ोगे, आप लोग जल्दबाजी करते हो, जल्दबाजी में कोई और ऑप्शन को मतलब जो है सो OMR भर लेते हो और वो गलत हो जाता है। तो क्वेश्चन प्रॉपर रूप से पढ़ना है, क्योंकि क्वेश्चन में ही आपका आंसर छिपा हुआ है। बार बार अगर नहीं समझ रहे हो तो उसको लास्ट में सॉल्व करो, छोड़ दो उसको स्टार्टिंग में। पहले उसको सॉल्व करो जो इजी है, फिर मीडियम, और लास्ट में आपका जो है सो कठिन वाले प्रश्न को हल करना है। अगर फॉर्मेट प्रिंसिपल का मान लो स्टेटमेंट दे दिया तो आपको पता ही है, जो मतलब द मिनिमम लाइट जो है सो कहने का मतलब द रे ऑफ लाइट विल कॉरेस्पॉन्ड टू द पाथ फॉर विच टाइम टेकन इज एन एक्सट्रीमम। एक्सट्रीमम मतलब लाइट उस पाथ को चुनता है जिस पर जाने में उसको कम से कम टाइम लगे। मिनिमम, मैक्सिमम या स्टेशनरी कुछ भी हो सकता है, ये आपने देखा होगा। ठीक है ना जी, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के फेनोमेना पे। तो इसका राइट ऑप्शन उसी तरह बी होगा। द नंबर ऑफ कार्डिनल पॉइंट ऑफ अ थिक लेंस, इसका ऑप्शन सी होगा 6। अब जरूरी नहीं है कि सेम टू सेम आपका कार्डिनल पॉइंट पे पूछ दे कि नंबर कितना होता है, कुछ और पॉइंट इसका थ्योरी एक बार आप गेस्ट पेपर से पढ़ लोगे। और गेस्ट पेपर कौन सा ले लोगे आप लोग, ऑनर्स वाला का जो है ना पेपर 3 ले लेना। ठीक है, पेपर 3 और पेपर 4 में जो जो टॉपिक यहाँ पे दिया गया जैसे कार्डिनल पॉइंट, उसमें वो निकालना, उसका थ्योरी एक बार गेस्ट पेपर में से पढ़ लेना। ये मेरा आप लोगों से रिक्वेस्ट है। जैसा जैसा मैं बता रहा हूँ वैसा वैसा करो। देखो, वीडियो थोड़ा ये लंबा होगा, लॉन्ग होगा, क्योंकि इसमें मैं बहुत डिटेल में चर्चा करूँगा, तो वीडियो तो लंबा होगा ही, हर एक टॉपिक को मैं डिस्कस करने वाला हूँ, तो आप लोगों को बीच से छोड़ के नहीं जाना। अब देखो, 2 सोर्सेस ऑफ लाइट आर टू बी कोहेरेंट इफ दे इमिट रेज ऑफ, अब सेम वेवलेंथ है, सेम एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेशन है। क्या होता है, सबसे पहले वेवलेंथ के बारे में आपको पता रहना चाहिए शॉर्ट में। अगर मैं वेवलेंथ के बारे में पूछूँ तो आप क्या बोलोगे, ये देखो ये है वेव, ये वेव है, तो इस दोनों वेव के बीच का जो डिस्टेंस होता है इसको हम वेवलेंथ बोलते हैं। मतलब कि द नियरेस्ट पॉइंट बिटवीन 2 वेव
विच आर इन द सेम फेज ऑफ वाइब्रेशन, उसको हम लोग वेव लेंथ बोलते हैं, ये पता रहना चाहिए। एम्पलीट्यूड कैसे किसे कहते हैं ये भी आपको बेसिक पता रहना चाहिए कि द मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट ऑफ अ पार्टिकल फ्रॉम इक्विलिब्रियम पोजीशन, उसको हम कहते हैं क्या उसको हम कहते हैं एम्पलीट्यूड। ये एक बेसिक सा डेफिनेशन जो आपने क्लास 11th में ऑलरेडी पढ़ा होगा। अब है फेज डिफरेंस क्या होता है, और ये एम्पलीट्यूड हो गया। फ्रीक्वेंसी के बारे में अगर आप पूछे आपको तो नंबर ऑफ वाइब्रेशन कंप्लीटेड बाय पार्टिकल इन 1 सेकेंड, 1 सेकेंड में जो कंप्लीट करता है उसको हम फ्रीक्वेंसी बोलते हैं। और फ्रीक्वेंसी बराबर होता है 1/टाइम, या तो आप इसको न्यू भी लिख सकते हो, न्यू बराबर 1/टाइम। ठीक है, ये सब बेसिक है, कभी कभार आपको इजीली पूछ दिया जाता है। अब अगर मैं बात करूँ फेज डिफरेंस, तो फेज डिफरेंस का फॉर्मूला आपको पता है, डायरेक्ट क्वेश्चन आता है। फेज डिफरेंस बराबर 2π/λ इंटू पार्ट डिफरेंस, PD मतलब पार्ट डिफरेंस। ये देखो इस तरह का पूछेगा तो डायरेक्टली आपको बना देना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखो पार्ट डिफरेंस कॉरेस्पॉन्डिंग टू अ फेज डिफरेंस, इसी पर इक्वेशन पूछ दिया π/2 में क्या होगा, तो इसको सॉल्व करोगे तो आपको λ/4 निकलेगा। कैसे, बस सेम फार्मूला 2π/λ इंटू पार्ट डिफरेंस का। देखो बहुत डिटेल में मैं जा रहा हूँ इसलिए आप लोगों को समझना है। द डिस्टेंस बिटवीन टू कंसेक्यूटिव ब्राइट फ्रिंजेस, देखो ये है क्लास 12 वाला, इसको सॉल्व करो टू कंसेक्यूटिव, आपको dλ/d ये निकलेगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, देखो आप क्वेश्चन यहाँ से देख लोगे तो मुझे जरूर पता है कि 40% आ जाएगा यहाँ से, क्योंकि बहुत सारे लोगों के पास क्वेश्चन नहीं रहता है, नहीं पता रहता है। तो मेरा प्रयास है कि हर एक क्वेश्चन को मैं एक बार दिखा दूं और जितना हो सके शॉर्ट में समझा दूं, क्योंकि ज़्यादा डिटेलिंग करूंगा तो वीडियो तब तो 40 मिनट का हो जाएगा। ये न्यूमेरिकल टाइप क्वेश्चन है, इसको सॉल्व करोगे तो देखो 5.1 सेंटीमीटर का डाटा निकलेगा। फ्रिंज विड्थ निकालने के लिए बोला जा रहा है, तो जो क्वेश्चन पूछ रहा है 2 नैरो स्लिट है 0.3 mm, इसको सॉल्व कर लोगे। देखो न्यूमेरिकल क्वेश्चन 10 तक आ सकता है 75 में। अगर मैं आप लोगों के सिलेबस के बारे में बात करूं तो 75 का आपका जो है सो MCQ होगा और आपका 25 का होगा प्रैक्टिकल, आपका कॉलेज पे प्रैक्टिकल होगा। ठीक है, तो टोटल कितना हो गया 100 मार्क्स, ये आप याद रखोगे। और 75 में आपसे हो ना हो लेकिन 75 पूरा अटेम्प्ट करना है, बिकॉज नेगेटिव मार्किंग नहीं है यहाँ पे, कोई आप कंपटीशन नहीं दे रहे हो। ठीक है, ये थिन फिल्म वाला पूछ रहा है, ये भी उसी से रिलेटेड है, इसको आप एक बार देख लोगे। देखो एम्पलीट्यूड ए और बी इंटरफेयर डिस्ट्रक्टिवली, देन द रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड क्या होगा, तो इसको निकालोगे तो आपको A-B निकलेगा। अरे यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट आपने पढ़ा होगा, यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट जो आपका 1802 के समथिंग में दिया गया था। इसी से रिलेट करके आपको कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के बारे में बताना है। कंस्ट्रक्टिव मतलब क्या होगा, देखो ये हो गया, इधर से ये कंस्ट्रक्ट कर रहा है, ये वेव ऐसे पार्टिकल है ऊपर की तरफ जा रहा है लगातार, और वहीं अगर मान लो ऐसे करके एक वेव गया और नीचे से इसको आके ये इसने इसको बैलेंस कर दिया तो फिर इसका ये डिस्ट्रक्टिव कर दिया तो ये 0 हो जाएगा। लेकिन पूछ कुछ और है, 2 वेव्स इंटरफेयर करता है डिस्ट्रक्टिवली तो क्या निकलेगा, तो A-B। आप फार्मूला देखे होंगे A² + B² + 2AB cos थीटा करके आया था ना, बस उसी रिजल्ट पे आपका सॉल्व होगा। देखो 2 वेव ऑफ इक्वल एम्पलीट्यूड, वही क्वेश्चन पूछा है। देखो 10th को ठीक से पढ़ो, इसको 0 आंसर होगा क्योंकि ऊपर से कंस्ट्रक्ट किया नीचे से आके डिस्ट्रक्ट कर दिया, तो रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड कितना हो गया हमारा, 0 हो गया। उसी तरह देखो 2 सोर्सेज आर सेड टू बी कोहेरेंट इफ देयर फेज डिफरेंस, अब देखो चेंज कंटिन्यूसली है, चेंज पेरियोडिकली है कि रिमेन कांस्टेंट होगा, ये आप देखोगे इसको भी। ये न्यूटन रिंग एक्सपेरिमेंट, द रेडियस ऑफ एन डार्कनिंग इज प्रोपोर्शनल टू, तो ये √n के बराबर होता है। किसके बराबर होता है, √n। ये देखो ये यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट करता है, ये आप देख लोगे। द एयर स्पेस बिटवीन द लेंस एंड एयर ग्लास प्लेट ऑन रिफ्लेक्शन फ्रॉम द डेंसर मीडियम द लाइट अंडरगोज ए फेज चेंज ऑफ कितना, तो ये तो सिंपल क्वेश्चन है पाई, मतलब कि 180 डिग्री का। ठीक है जी। अब देखो हार्डिंगर्स फ्रिंज के बारे में पूछ रहा है, तो इसका इक्वल इंक्लिनेशन होता है। द डायमीटर ऑफ एन ब्राइट रिंग ऑफ न्यूटन रिंग इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द, ये होता है √2n + 1। अगर आपको 2n - 1 भी रहे तो भी सही है, उसमें कन्फ्यूज नहीं होना है। देखो फ्रेजनल रिफ्लेक्शन पे पूछ रहा है, तो इसमें क्या होता है, नियर फील्ड फिनोमेना होता है। सोर्स और जो है स्क्रीन का डिस्टेंस जो होता है वो क्या होता है, वो फाइनाइट होता है, इसीलिए एक नियर फील्ड फिनोमेना है। अब फोकल लेंथ वहाँ पे जोन प्लेट के बारे में पूछ रहा है, तो फोकल लेंथ वाला फार्मूला मैं भूल चुका हूँ, एक बार आप देख लोगे। जोन प्लेट आपने पढ़ा होगा, ये एक ट्रांसपेरेंट प्लेट है ऑन विच सर्किल्स विच रेडियस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर रूट ऑफ नेचुरल नंबर, स्क्वायर रूट ऑफ नेचुरल नंबर के प्रोपोर्शनल होता है। ठीक है। बेंडिंग ऑफ लाइट अराउंड द कॉर्नर्स ऑफ एन ऑब्स्टिकल, डायरेक्ट थ्योरी का क्वेश्चन दिया गया, तो आपको पता होगा डिफ्रैक्शन को हम बोलते हैं द फेनोमेनन ऑफ बेंडिंग ऑफ लाइट स्प्रेडिंग इट ओवर द ज्योमेट्रिकल शैडो व्हेन एन ऑब्स्टिकल इज केप्ट इन फ्रंट ऑफ इट, दैट इज कॉल्ड डिफ्रैक्शन। और वही इंटरफेरेंस की बात करें तो इंटरफेरेंस हम किसको बोलते हैं, द वेरिएशन इन इंटेंसिटी ऑफ लाइट ड्यू टू सुपरपोजिशन ऑफ वेव्स, दैट इज इंटरफेरेंस।
या फिर इंटरफेरेंस को ऐसे भी डिफाइन कर सकते हैं कि व्हेन देयर इज अ सिंगल सोर्स ऑफ लाइट द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लाइट एनर्जी इन ए मीडियम इज यूनिफॉर्म इन ऑल डायरेक्शन, समान रहेगा. बट व्हेन वी हैव टू सोर्स ऑफ लाइट हैविंग सेम एम्पलीट्यूड, फ्रीक्वेंसी या वेवलेंथ, फ्रीक्वेंसी नहीं वेवलेंथ कह सकते हैं, एम्पलीट्यूड कह सकते हैं, तो द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लाइट एनर्जी डज नॉट रिमेन यूनिफॉर्म इन ऑल द डायरेक्शन. दिस इज द बेसिक डेफिनेशन ऑफ इंटरफेरेंस दैट यू ऑल आर वेल अवेयर विद दिस डेफिनेशन. इसी देखो फोकल लेंथ पे पूछा गया सिंपल सा क्वेश्चन, इसको देख लोगे. फ्रॉनहोफर डिफ्रैक्शन में क्या होता है, दैट विल बी इन इनफाइनाइट डिस्टेंस. फ्रॉनहोफर डिफ्रैक्शन का इंसिडेंट वेव फ्रंट क्या होता है, प्लेन होता है, ये 22 का है. इसी तरह देखो 23 ऑप्टिक्स पर कुछ क्वेश्चन है, इसी तरह से आप इसको देखते जाओगे. मैं ना क्या बोलते हैं इसका, आपको PDF ना टेलीग्राम ग्रुप पे प्रोवाइड करवा दूंगा, आप एक बार मुझे मैसेज कर दोगे ध्यान से, ठीक है ना जी. इसको वीडियो को देखने के बाद आपको आ जाना है वहाँ पे. डिस्पर्सिव पावर के बारे में पूछ रहा है इसी तरह. देखो हाँ ये देखो ये अच्छा क्वेश्चन है एक. इफ सी स्टैंड्स फॉर लाइट इन ए फ्री स्पेस देन द प्रोडक्ट ऑफ एब्सोल्यूट परमिटिविटी एब्सोल्यूट परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, ये क्या होगा, तो इसका ऑप्शन डी होगा 1/c². कैसे होगा, तो क्वेश्चन पूछ क्या रहा है, देखो सी बराबर होता है 1/√μ0ε0. अगर इसका वैल्यू कैलकुलेट करोगे, μ0 का वैल्यू अगर आप पुट करते हो तो 1/√4π × 10⁻⁻7, अभी मैं यूनिट में नहीं लिख रहा हूँ. ε0 का वैल्यू कितना होता है 8.85 × 10⁻12. सारे वैल्यू को पुट करो तो आपको लाइट का स्पीड पता चल जाएगा 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, ये स्पीड ऑफ लाइट का वैल्यू होता है. अभी यहाँ पे पूछ रहा है आपको ये डाटा लाना है 1/c², तो c² कर दो. अगर इस फॉर्मूले में अगर आप c² करते हो तो क्या आपको डाटा आएगा, चलो ध्यान दोगे आप लोग. 1/, ये मैं थोड़ा थोड़ा क्यों चर्चा कर दे रहा हूँ, हो सकता है यही आपको काम दे दे एग्जाम में. μ0ε0 स्क्वायर कर लिया, चलो ठीक है यहाँ तक. उसके बाद नेक्स्ट हम लोग करेंगे c² है तो μ0ε0 सीधे क्या हो जाएगा, देखो 1/c² नहीं होगा, इसको यहाँ पे इधर आ गया, तो यही तो पूछ रहा है क्वेश्चन, पढ़ो पूरा. और ये आ गया हमारा डाटा. इन ए प्लेन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव द इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड्स आर पैरेलल टू द डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन, तो ऑप्शन बी इसका सही होगा. क्यों, क्योंकि देखो ये मान लो कुछ हमारा ग्राफ है कुछ इस तरह से, ठीक है जी. ये मान लो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड का, ये मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन है, तो डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन कैसा होगा, इस डायरेक्शन में होगा, एक्स डायरेक्शन में. ये वाई है, ये जेड है, ठीक है. इधर ये इसका प्रोपेगेशन होगा. साइनोसॉइडली वेरिएशन करते हैं क्योंकि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का क्या इक्वेशन है, ए साइन ω t माइनस kx करके हम इक्वेशन लिखते हैं. ω t माइनस kx, माइनस kx मतलब क्या हुआ, पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन, माइनस एक्स है तो, और एक्स है तो निगेटिव एक्स डायरेक्शन, ये आपको याद रखना है. ए क्या है, ये इसका एम्पलीट्यूड है. साइन क्या होगा, एंगल होगा. ओमेगा क्या है, एंगुलर फ्रीक्वेंसी है. के क्या है, दैट इज प्रोपेगेशन कांस्टेंट है. के बराबर क्या होता है 2π/λ, ये सब आपको पता रहना चाहिए. ओमेगा बराबर क्या होता है 2π/t, और इसको हम लोग लिख सकते हैं 2πν, ठीक है जी. तो यही इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का डायरेक्टली पूछा गया, तो इसका ऑप्शन क्या होगा, इस डायरेक्शन में इसका प्रोपेगेशन होगा. द पॉइंटिंग वेक्टर क्या देता है हमें, तो पावर फ्लो देता है, क्योंकि इसमें इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक दोनों के बारे में हम लोग चर्चा करते हैं. डैम्पिंग के बारे में पूछा गया, थोड़ा पढ़ लोगे. करंट सेंसिटिविटी के बारे में पूछा गया, चार्ज के बारे में पढ़ लोगे. सब 21 का क्वेश्चन को मैं डिटेल में बता रहा हूँ. देखो सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स इज अप्लाइड टू, ठीक है. फिर थॉमसन कोएफिशिएंट के बारे में पूछ रहा है. इसी तरह फिर आपका सीरीज CR सर्किट, LCR सर्किट, उसके बारे में थोड़ा डिटेलिंग करना है. टाइम पीरियड ऑफ रेजोनेंट ऑसिलेशन ऑफ LC सर्किट, तो 1/2π√LC होता है, ठीक है ना जी. जल्दी जल्दी मैं कर रहा हूँ. वाटलेस करंट के बारे में पूछ रहा है. उसके बाद जो है सो ये देखो ट्रांसफार्मर किसके लिए यूज़ किया जाता है, AC × DC या फिर मैकेनिकल एनर्जी इंटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी, इसका डेफिनेशन डायरेक्ट आप पढ़ोगे आपको आंसर मिल जाएगा. द मोस्ट एक्यूरेट मेथड ऑफ मेजरिंग सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ ए कॉइल, इसको एंडरसन ब्रिज से मेजर किया जाता है, सबसे मोस्ट एक्यूरेट है. ये सब इससे भी किया जाता है लेकिन मोस्ट एक्यूरेट एंडरसन ब्रिज है. सेल्फ इंडक्टेंस क्या है, इसके बारे में आपको पता रहना है. प्रॉपर्टी ऑफ कॉइल बाय वर्च्यू ऑफ इट्स, जो डेफिनेशन है इसका. उसके बाद जो है सो यूनिट ऑफ डी मतलब होता है आपका इलेक्ट्रिक पोलराइजेशन वेक्टर. इसका देखोगे, ये देखो ये फार्मूला होल्ड्स गुड कहाँ पे, तो कहाँ कहाँ बैठ रहा है ये आप देखोगे. डाइवर्जेंस D बराबर रो, ये क्या है, तो गॉस लॉ है. तो यहाँ पे डायरेक्टली ये भी दे सकता है कि डाइवर्जेंस E बराबर ρ/ε0, तो इसी का फॉर्म है. बोलोगे कैसे, तो मैं आपको बता देता हूँ एक बार शॉर्ट में. देखो डाइवर्जेंस D बराबर रो होता है, ठीक है जी. डाइवर्जेंस D का फॉर्मूला होता है ε0E इज इक्वल टू रो, आपने डिग्री 1 में पढ़ा होगा, नथिंग न्यू. डाइवर्जेंस E बराबर कितना हो जाएगा, ρ/ε0 नहीं होगा. देखो तो हो सकता है इसको घुमा के ऐसे आप पूछ दे, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपको कंफ्यूज होना है. इसी को हम फर्स्ट लॉ ऑफ मैक्सवेल का फर्स्ट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इक्वेशन कहते हैं.
ठीक है, देखो अब ये कुछ डायमैग्नेटिक पे क्वेश्चन पूछा गया, रिलक्टेंस पे पूछा गया, विच वन इज़ करेक्ट, आई थिंक ऑप्शन बी इसका सही होगा, डायरेक्टली ये मैग्नेटिक वाले से पूछा गया। देखो विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट, तो ये जे बराबर रो ई ऑल आर करेक्ट, सब करेक्ट है, तो ऑल इसमें डी ऑप्शन, ये भी फार्मूला डायरेक्टली आपको पूछा गया। अभी मैंने एक फार्मूला बताया था, देखो सी बराबर म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट, ये पूछा गया। रेडियो एक्टिविटी इज द फिनोमेनन एसोसिएटेड विथ क्या है, पैरिटी क्या है, ये एक इक्वेशन आपको दे दिया, इसको कैसे एक्सप्रेस करते हैं ये पूछा गया है। द मास ऑफ फोटोन एट रेस्ट इज, तो क्या होगा, तो 0 होता है। प्लैंक्स कांस्टेंट का वैल्यू डायरेक्टली पूछा गया, तो ये आपको पता है 6.63 इंटू जूल प्रति सेकेंड, ऑप्शन ए होगा। तो इसी तरह का क्वेश्चन पूछा जाता है। और अगर आपको कुछ नया पढ़ना है तो देखो मैं आपको शायद में यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, ध्यान से पढ़ोगे आप, किस किस टॉपिक से आप पढ़ सकते हो, तो मैं लिख देता हूँ। फर्स्ट में आप देख लोगे एक बार फ्रेजनल्स हाफ पीरियड जोन से, कहाँ से, आपको न्यूटन रिंग के बारे में पता ही होगा, एक बार देख लोगे हाफ पीरियड जोन वाले थ्योरी को, क्योंकि थ्योरी से ही आपका ऑब्जेक्टिव निकल के आ जाएगा। उसके बाद जो है सो एक्सरे के बारे में थोड़ा पढ़ लेना मेरे प्रिय स्टूडेंट्स। उसके बाद तीसरा जो है आप पढ़ोगे लेज़र के बारे में। देखो लेज़र पे क्वेश्चन बन सकता है, लेज़र का फुल फॉर्म पूछ देगा, लेज़र का यूज़ पूछ देगा। अलग से मैं टॉपिक लिख दे रहा हूँ, आइंस्टीन एबी कोफिशिएंट, रूबी लेज़र पर थोड़ा पढ़ लोगे। और उसके बाद मोसले लॉ के बारे में थोड़ा पढ़ लेना, मोसले और ब्रैग्स लॉ, मोसले एंड ब्रैग्स लॉ को एक बार देख लेना। 2d साइन थीटा बराबर n लैम्डा होता है, ये फार्मूला होता है ब्रैग लॉ का, ये पूछ देगा डायरेक्टली। ठीक है जी, चलो और मैं थोड़ा स्पेस, हाँ यहाँ पे थोड़ा ज़्यादा स्पेस है, तो 5वां क्वेश्चन मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। अगर हम ग्रुप सी से बात करें, ग्रुप ए से बात कर लिया हमने कि ग्रुप ए से कैसे पूछा जाता है, सिलेबस हम लोग जान ही चुके हैं। ग्रुप सी का देखते हैं, तो देखो आप पढ़ लेना एक बार डायपारा एंड फेरोमैग्नेटिज्म। ठीक है, शॉर्ट में मैं लिख दे रहा हूँ फेरोमैग्नेटिज्म। छठा जो हम बात करें तो वो आप एक बार पढ़ लोगे, सी आर सर्किट पढ़ोगे ही, डाइलेक्ट्रिक पोलराइजेशन पढ़ लोगे, फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन पढ़ लोगे। उसके बाद जो है एंडरसन ब्रिज या डी सॉटी ब्रिज जितना है उसको एक बार देख लेना है। ठीक है, एंडरसन ब्रिज, मेजरमेंट ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ अ कॉइल, यही होता है ना इसमें। उसके बाद आपका डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन, आइसोटोप्स, न्यूक्लियर फिजन एंड फ्यूज़न के बारे में थोड़ा देख लोगे, प्लस फ्यूज़न के बारे में। यही सब क्वेश्चन है, और को कहाँ कुछ नया है। हाँ, थोड़ा एक बार एस्टन्स मास स्पेक्ट्रोग्राफ के बारे में पढ़ लोगे, एस्टन्स मास स्पेक्ट्रोग्राफ, गूगल करना सब मिल जाएगा आपको, बस एक बार थ्योरी को रीड कर लेना है। एस्टन्स मास स्पेक्ट्रोग्राफ हो गया। और 8वां में एक अगर आपको करना है तो गाइगर मूलर काउंटर, जिसको हम जीएम काउंटर बोलते हैं। आई थिंक इतना आपको नया क्वेश्चन एक बार देखना है। बाकी ऑब्जेक्टिव 21 का, 2020 का और 2021 का ऑब्जेक्टिव आप देख कर जाओगे। निश्चित रूप से इतना आप पालन करो। और तुक्का लगाने वाला एक ऑलरेडी वीडियो अपलोडेड है, वो देख लो, आपको 60 प्लस 75 में स्कोर हो जाएगा। आप आंसर की जब परीक्षा होगा उसके बाद आकर के चैनल पे मिला लोगे, यहाँ पे आंसर की मैं प्रोवाइड करवा दूंगा, फिर अपना स्कोर बताओगे सभी छात्र की कितना स्कोर आप लोग कर पा रहे हो। आशा कर रहा हूँ जितना भी पॉइंट मैंने इस वीडियो के दौरान डिस्कस किया है, हर एक पॉइंट यहाँ से क्रिस्टल क्लियर होना चाहिए। मैं बहुत ही डिटेल में जाके समझाने का प्रयास करता हूँ, तो कोई भी डाउट आप लोगों के मन में नहीं रहना चाहिए। तो इसी नोट्स के साथ ये है वीडियो का एंड। थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड एज ऑलवेज गॉड ब्लेस यू ऑल।